अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स के बारे में। करेंट अफेयर जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या है अवेयर रहना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो करेंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जो बहुत सबको बोरिंग लगता है कि रोज़ रोज़ कैसे हम पढ़ पाएँ, रोज़ रोज़ कैसे हम उसको याद कर पाएँ, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना हर बच्चे के लिए बोरिंग लगता है। तो आज मैं आपको करंट अफेयर लाई हूँ, अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर, वो भी सेलेक्टेड वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि आपको थोड़ी बोरियत महसूस ना हो। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का मतलब होता है कि जब हम करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ें, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें ताकि वो चीज़ें हमें बहुत दिन तक याद रहें। करंट अफेयर जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि रट लेते हैं कि ये योजना किसी स्टेट में अगर लॉन्च हुई तो ये योजना लॉन्च हुई है, तो उसको क्या करते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए कि वो योजना अगर किसी स्टेट में लॉन्च हुई है, कोई भी योजना, फ्रेंड्स कोई भी हम मान सकते हैं, तो क्यों ही हुई है, उसके पीछे क्या पर्पज़ है। तो थोड़ा सा अगर हम जान लें करंट अफेयर को तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और हम अच्छे से पढ़ भी लेंगे, हम प्रिपेयर भी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाई हूँ करंट अफेयर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मतलब पूरा सेलेक्ट करके और उसको एक कैटेगरी में बांट के, ताकि अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमको क्या समझ में अच्छे से आएगा और इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर को। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इस एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है, क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। तो सबसे पहले राफेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कि राफेल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। राफेल, जैसे आप जानते ही होंगे कि राफेल हाल ही में न्यूज में बहुत ज़्यादा बना हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे हर न्यूज़ चैनल पर राफेल 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 राफेल। तो ये राफेल क्या है और कहाँ से आया है? तो ये राफेल आया है फ्रांस से। फ्रांस से 5 राफेल आए हैं 29 जून 2020 को इंडिया में। और ये किस, अरे सॉरी, जून नहीं, 29 जुलाई 2020 को आया है। और ये कब आया, कहाँ से आया? तो फ्रांस से आया है। ठीक है, फ्रांस से ये 5 राफेल आए कब? 29 जुलाई, सॉरी बार बार मैं जून कह दे रही हूँ। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। और ये किस डील के अकॉर्डिंग आया था? देखिए, हमारे ये राफेल के लिए इंडिया और फ्रांस में 2016 में एक डील हुई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 36 राफेल के लिए डील हुई थी कि 36 राफेल फ्रांस बना के किसको देगा? इंडिया को देगा। कब हुई थी? 2016 को हुई थी। किसके लिए? 36 राफेल के लिए हुआ था। और उसी के अकॉर्डिंग 29 जुलाई 2020 को फ्रांस ने 5 राफेल इंडिया को दिया है। अब तो ये रहा राफेल के बारे में कि कितने राफेल दिए हैं और किस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। 2016 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, डील साइन हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें कब 5 राफेल कब मिला है? 29 जुलाई 2020 को। अब ये है कि जो राफेल आए हैं 5 राफेल, वो कहाँ स्थापित किए गए हैं, चाहे कहाँ रखे गए हैं? तो वो रखे गए हरियाणा, हमारे ही राज्य हरियाणा राज्य के अम्बाला एयरबेस में रखे गए हैं। ओके, अम्बाला एयरबेस है कहाँ? हरियाणा में है। और वहाँ भी अम्बाला एयरबेस है, वहाँ भी किस स्क्वाड्रन में रखा गया है? तो उसका नाम क्या है? ये भी एक क्वेश्चन ही पूछा है। तो देखिए, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आई हूँ। स्क्वाड्रन, सॉरी एक मिनट, स्क्वाड्रन, ठीक है, स्क्वाड्रन 17। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो 5 राफेल है कहाँ रखे गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि अम्बाला एयरबेस के स्क्वाड्रन 17 में रखा गया है। और इसको भी एक और नाम से कहते हैं, एक नाम जानते हैं, उसका नाम है गोल्डन एराज। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपके ऑप्शन में आ गया तो आप गोल्डन एराज भी कह सकते हैं। ठीक है, गोल्डन एरोज, इसका जो स्क्वाड्रन 17 है उसका नाम गोल्डन एरोज भी है। तो ये तो हुआ राफेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, कि कहाँ रखा गया है और किस एयर बेस में रखा गया? अम्बाला एयरबेस स्क्वाड्रन 17 में या गोल्डन एरोज में रखा गया है। और कहाँ से रखा गया है, कहाँ से आया? ये फ्रांस से आया। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये तो फ्रांस से आया है, लेकिन फ्रांस की किस कंपनी ने इस राफेल को बनाया है? तो किस कंपनी ने बनाया है? डेसॉल्ट, डेसॉल्ट है एक, डेसॉल्ट, सॉरी
डेसॉल्ट एविएशन, ओके। ये एक कंपनी जो राफेल बनाती है, इसी कंपनी ने इसको बनाया है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है किस कंपनी ने बनाया है, किस कंट्री से आया, तो फ्रांस से आया है। किस डील के अकॉर्डिंग, तो 2016 में एक डील हुआ था फ्रांस और इंडिया के, उसमें क्या 36 राफेल के लिए डील हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल फ्रांस ने हमें दिया है। और ये कहाँ रखा गया, अम्बाला एयरबेस में, कहाँ, स्क्वाड्रन 17 या गोल्डन एरोज में। और किस कंपनी ने बनाया है इसे, तो फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन में। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन रहा राफेल के बारे में। और राफेल से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, इतने क्वेश्चन पूछ सकता है राफेल से। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा राफेल के बारे में। कैसा लगा? अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, मार्स मिशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्स मिशन मतलब मंगल पे मिशन, ठीक है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, और इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे ए से लेके जेड तक, हम सब स्टडी करेंगे, ठीक है। ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन बने तो हम उसको अच्छे से कर सकें। देखिए मार्स मिशन मतलब जुलाई में ही 3 कंट्रीज़ ने मार्स मिशन लॉन्च किया है एक ही साथ। कौन कौन वो कंपनी सॉरी करें कंट्रीज़ हैं, तो वो है एक यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। दूसरा है चाइना, ओके। तीसरा है यूएसए मीन्स अमेरिका। अब इनके जो मार्स मिशन है उनके नाम क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। तो इनका नाम है जो यूनाइटेड अरब अमीरात है। अरब देशों में सबसे पहला ये देश है जिसने मार्स मिशन को लॉन्च किया है, होप मिशन, ओके। चाइना क्या नाम है, तियानवेन फर्स्ट। और यूएसए का क्या नाम है, यूएसए का नाम है परसवीरेंस, ठीक है, परसवीरेंस, ये इसका नाम है। तो ये तीनों क्या है, जुलाई में ही, जो जुलाई मंथ है, उन्हीं में तीनों ने क्या किया है, अपने अपने मार्स मिशन को लॉन्च किया है। और इसमें सबसे एडवांस लेवल का यूएसए का ये क्या है, परसवीरेंस है। ये एक रोवर है, ओके, रोवर है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल जान जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे थोड़ा एडवांस लेवल पे, सबसे एडवांस लेवल पे इसको माना जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ एक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया जिसका नाम है इंजीन्यूटी। और ये किस इंजीन्यूटी जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखा गया, हमारी भारतीय मूल की एक छात्रा है उसी के द्वारा, मतलब स्टूडेंट उसी के द्वारा ये जो इसमें जो हेलीकॉप्टर लगाया गया है उसका नाम इंजीन्यूटी रखा गया है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान जाते हैं कि ये जो एडवांस लेवल पे यूएसए का जो परसवीरेंस है वो क्या है, और इसमें हेलीकॉप्टर लगेगा तो क्या क्या इसमें खास बातें हैं, ठीक है। तो ये है परसवीरेंस और इसमें लगाया गया है हेलीकॉप्टर, परसवीरेंस लगाया गया है और इसमें लगा एक हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है, हेलीकॉप्टर। ये परसवीरेंस जो है जाएगा कब, ये 18 फरवरी को 2021 में ये पहुंचेगा मार्स पे। और इसका एम क्या है, इसका एम ये है जाने का, पर्पज़ ये है वहाँ पे जाने का कि वहाँ पे जाके ये पता करेगा, एंशिएंट लाइफ के बारे में पता करेगा। एंशिएंट लाइफ मतलब कि प्राचीन सभ्यता, कि वहाँ पे कभी जीवन या लाइफ रहा है कि नहीं रहा है। वहाँ के चट्टानों में ये खोज करेगा कि वहाँ पे मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी चीज़ें मिलती हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कभी जीवन रहा हो। और ये भी देखेगा कि क्या वहाँ पे लाइफ जैसे कोई कंडीशन है कि वहाँ पे लाइफ रह सकती है, लाइफ हो सकता है, जीवन रह सकता है। तो इसका यही मकसद है कि जाके वहाँ पे एंशिएंट लाइफ के बारे में क्या करेगा, खोजेगा या सर्च करेगा, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं, ओके। तो ये रहा कि इसका क्या पर्पज़ है वहाँ पे जाने का। लेकिन अब ये करेंगे कि हम कैसे ये लैंड करेगा वहाँ पे जाके। ये वहाँ पे एक जेजिरा क्रेटेरा है, वहाँ पे एक जगह, ठीक है, वहाँ पे ये लैंड करेगा जाके मंगल मिशन पे, ओके। जेजरो क्रेटर, ये जेजरो क्रेटर पे जाके वहाँ पे जो मार्स में है, मंगल है, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है जेजरो क्रेटर, वहाँ पे जाके लैंड करेगा, ओके। जेजरो क्रेटर, वहाँ पे जाके ये लैंड करेगा। कौन, ये परसवीरेंस जो है ये एक रोवर है, ओके।
देखिए फ्रेंड्स, ये 18 फरवरी 2021 को वहाँ पे लैंड करेगा। कहाँ पे? मार्स पे लैंड करेगा। और यहाँ से कब भेजा गया है? तो 30 जुलाई को ये यहाँ से क्या किया है? ये भेजा गया है। तो ये जेजरो क्रेटर पे क्या करेगा? जाके लैंड करेगा। जब लैंड करेगा तो कुछ टाइम पहले उसमें एक क्रेटर केबल लगाया गया है, ठीक है, क्रेटर केबल लगाया गया है। उससे क्या जब वो वहाँ पे लैंड करेगा, स्काई क्रेन, उसको स्काई क्रेन भी कहते हैं, एक स्काई क्रेन लगाया गया है, स्काई क्रेन। ओके, जब वहाँ पे लैंड करेगा तो लैंड करने के कुछ देर पहले ये स्काई क्रेन से लटक जाएगा। ओके, अगर जब लैंड करते वक्त, जब लैंड कर लेगा मार्स पे, तो ये स्काई क्रेन से उसका केबल क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, टूट जाएगा। और उसके बाद ये जो परसिवरेंस है वो क्या करेगा? परसिवरेंस वो लैंड कर देगा। और लैंड करने के तुरंत बाद अब वो हेलीकॉप्टर भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो हेलीकॉप्टर को क्या करेगा? हेलीकॉप्टर जो है उसको जॉर्ज केटरन जो केटर जो जेजरो क्रेटर जो जगह है वहाँ पे हेलीकॉप्टर को छोड़ के कुछ दूर तक वो लैंड करके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कि कैसे वो लैंड करेगा। कौन? परसिवरेंस। और परसिवरेंस हेलीकॉप्टर को वहाँ पे जेजरो क्रेटर पे कुछ दूर रख के और कुछ दूर आगे लैंड कर देगा। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर है उसमें क्या लगाया गया है? वो उसकी जो लाइफ दी गई है 30 दिन की दी गई है। और उसमें जो ये जो परसिवरेंस है उसमें एक अच्छे तरह के जो एडवांस लेवल कैमरा लगाया गया। किस लिए? कि जब वो उड़ान भरेगा, उड़ान जब हेलीकॉप्टर, तो उसको क्या करेगा? वो कैमरे में कैप्चर करेगा, कैप्चर करके इंफॉर्मेशन देगा। देखिए, वहाँ जो उड़ान भरेगा वो हेलीकॉप्टर, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वो 2 या 3 मिनट के लिए हर दिन वो 2 या 3 मिनट की उड़ान भरेगा। और कम से कम 1 किलोमीटर तक वो क्या करेगा? जाएगा। और रोज़ ये कैप्चर करेगा अपने कैमरे में। कौन? परसिवरेंस का जो कैमरा है वो। तो ये जो हेलीकॉप्टर जो इसके साथ लगाया गया है, भेजा गया, उसका एम क्या है? उसका एम फ्रेंड्स यही है कि अगर ये ठीक से काम करता है, हेलीकॉप्टर जाके अपना ठीक से काम कर लेता है और अच्छे से इसके साथ चला जाता है, तो इन फ्यूचर में जब ह्यूमन जाएगा वहाँ पे, तो हेलीकॉप्टर इसके साथ जाएगा और हेलीकॉप्टर में ह्यूमन जा सकता है। तो इसके पीछे भेजने का यही एम है कि अगर अच्छे से सब चीज़ काम हो जाता है, लैंड अच्छे से परसिवरेंस कर लेता है और हेलीकॉप्टर भी अपना काम अच्छे से कर सकता है, तो इन फ्यूचर ह्यूमन भी जा सकता है। किस पे? मार्स मिशन पे। और जब ह्यूमन जाएगा तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानते हैं कि वहाँ पे क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। तो ये रहा मार्स मिशन के बारे में। मार्स मिशन किस? परसिवरेंस, मतलब जो यूएसए का मार्स मिशन है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन रहा। देखिए, यहाँ पे वहाँ ये भी कहा जा रहा है, ये भी सोचा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है। कहाँ पे? मार्स पे। तो अब उससे भी क्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो O2 है उससे क्या बनाया जाए? ऑक्सीजन बनाया जाए, ताकि वहाँ पे क्या लाइफ क्या इस्टेब्लिश की जा सके। मार्स मिशन में बहुत पहले से लाइफ इस्टेब्लिश करने की क्या कोशिश की जा रही है। तो ये रहा मार्स मिशन का ये जो एडवांस लेवल पे है परसिवरेंस, उसके बारे में। ये तो जो अमेरिका है, यूएस है, उसकी जो नासा है, ये क्या है? नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग या इसी के द्वारा ये चीज़ क्या किया गया है? भेजा गया है। स्पेस एजेंसी है। देखिए, नासा ने तो इसको भेजा है, बट इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। किसके लिए? इक्विपमेंट्स के लिए। इक्विपमेंट मतलब उपकरण या कोई जगह या कोई चीज़, ठीक है, के लिए ये क्या है? तो इसमें किस किस कंट्री के इक्विपमेंट लगे हैं? तो सबसे पहले तो स्पेन, चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कंट्रीज है जिसके इक्विपमेंट्स लग रहे हैं एडवांस लेवल पे, क्योंकि एडवांस लेवल पे क्या है? ये मिशन भी एडवांस लेवल पे किया गया है, बहुत खर्च भी यहाँ पे आया है। सबसे पहले स्पेन है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क मार्क। देखिए, इसके इसके जो फ्रांस है उसके कैमरा लगाया गया है। एडवांस लेवल पे जो कैमरा है वो फ्रांस से लगाया गया है। इसके डेनमार्क का वो लगाया गया है, डेनमार्क का। तो डेनमार्क का क्या लगाया गया है? स्पेन, यहाँ पे एंटीना लगाया गया है। एंटीना जो एडवांस लेवल का है, ठीक है, वो लगाया गया है। और स्पेन का विंड सेंसर लगाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान ने देखिए,
यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देती हूँ। स्पेन का इसे विंड सेंसर लगाया गया। विंड सेंसर मतलब कि हवा में कोई इक्विपमेंट होगा जो हवा में चीज़ों को कलेक्ट करता हो या साउंड को कलेक्ट करता हो। फ्रांस का एडवांस लेवल पे कैमरा लगाया गया है और डेनमार्क का एंटीना लगाया गया है। मतलब ये 3 कंट्रीज है जिनके कुछ एडवांस लेवल पे जो इक्विपमेंट है उसको लगाया गया है किसमें, परसवीरेंस में। ओके, देखिए परसवीरेंस जो है ये 10 साल तक वहाँ पे क्या करेगा, अपना काम करेगा। और ये जो उसमें हेलीकॉप्टर लगाया गया उसकी लाइफ सिर्फ 30 दिन की है। 30 दिन से ज़्यादा भी चल सकता है लेकिन इसकी लाइफ मिनिमम 30 दिन की है। तो फ्रेंड्स ये रहा मार्स मिशन अमेरिका का एडवांस लेवल पे जो भेजा गया है। और ये देखिए कैसे काम करता है। ये 18 फेब को और 2021 को जाएगा, तो लैंड करेगा वहाँ पे जाके, और 30 जुलाई को ये भेजा गया है। तो ये रहा ओवरऑल सब उसके बारे में, कैसे काम करेगा, इसकी क्या पर्पज़ है वहाँ पे जाके। पर्पज़ है जाके वहाँ पे है कि वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के चट्टानों को देखना कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कभी लाइफ थी या नहीं थी, एंशिएंट लाइफ के बारे में, प्राचीन सभ्यता के बारे में खोज करेगा ये परसेवरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मार्स मिशन भी हो गया, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब ये तीसरा पे चलते हैं, ठीक है। और ये सब रहा नासा के बारे में और मार्स मिशन के बारे में, ठीक है। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स एक इंग्लिश क्या है, टेलीविज़न अवार्ड्स है। इंग्लिश टेलीविज़न अवार्ड्स है और ये चलिए लिख दे रहे हैं, इंग्लिश टेलीविज़न अवार्ड्स। ये कोविड-19 की वजह से इसको दिया नहीं जा रहा है, वर्चुअल इसको दिया जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन दिया जाएगा सबको। और ये कब, इसका यही क्वेश्चन है कि कब इसको दिया जा रहा है। ये इंग्लिश अवार्ड है, इंग्लिश टेलीविज़न अवार्ड है ये, एमी अवार्ड। ये ब्रिटेन में दिया जाता है। और ये कब, बस यही पूछा है इसमें कि कब ये होगा। एक तो ये ऑनलाइन होगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, और ये होगा 20 सितंबर इसी में 2020 को। ओके, ये ऑर्गेनाइज किया है ओवर ऑनलाइन, मतलब वर्चुअल ही होगा। तो ये है कि एमी अवार्ड क्या होता है, कैसे दिया जाता है, टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है इसको। और ये अब है लेबनान बेरूत ब्लास्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ब्लास्ट तो लग रहा होगा आपको कि ब्लास्ट हमेशा होता है तो टेररिस्ट ब्लास्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे टेररिस्ट ब्लास्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, खुद से ब्लास्ट हो गया है। खुद से क्या और किसके कारण हुआ है, वो केमिकल कौन सा है, तो सबसे पहले वो केमिकल जानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या ब्लास्ट करने वाला केमिकल होता है जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 इसका फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट तो ब्लास्ट कैसे हुआ, देखिए ये है लेबनान। लेबनान क्या है, वेस्टर्न कंट्री है, एशिया की वेस्टर्न कंट्री, मतलब पश्चिम की तरफ एकदम वेस्टर्न कंट्री है ये लेबनान। और लेबनान की क्या है, कैपिटल है बेरूत। और बेरूत पे ये ब्लास्ट हुआ। बेरूत पे एक पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। वहीं पे ये जो केमिकल है हमारा नहीं, जो केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा का स्टोर करके रखी हुई थी। और इसी कारण ये स्टोर का 3-4 साल नहीं, 7-8 सालों से ये स्टोर करके रखी हुई थी। और इसके स्टोर करने से क्या हो गया, इसमें केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ ये ब्लास्ट हो गया। क्योंकि ये ब्लास्ट क्या है, एक ब्लास्ट केमिकल ही है। ये विस्फोट बनाने में, बम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया है बेरूत पे। तो यहाँ ये गलती अगर है तो यहाँ के लेबनान की गलती है। ये एक ऐसा केमिकल है जहाँ रखना चाहिए तो वहाँ पे फायर या फायर प्रूफ की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए ऐसे रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है। तो ये तो रहा कि क्यों ब्लास्ट हुआ है और कितने लोगों की मौत हुई यहाँ पे। तो नियर अबाउट 100 लोगों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और यहाँ पे 4000 लोग क्या हैं, मतलब घायल है, घायल के इंजर्ड है, ठीक है, इंजर्ड स्थिति में चले गए हैं। और जो 2 किलोमीटर की जो एरिया है वो पूरी खाक तरह, कह सकते हैं कि जो बेरूत है, बेरूत राजधानी और बेरूत का जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो पूरे खंडहर के रूप में हो चुका है क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। एक और पॉइंट पूछ सकता है कि कितना टन ये अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था वहाँ पे पोर्ट पे, बेरूत पोर्ट पे। तो कितना था, 2750 टन। देखिए कितना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है।
और इसको रखा गया था। तो ये जो केमिकल है बस विस्फोटक बनाने में और एक फर्टिलाइज़र बनाने में, उर्वरक बनाने में भी क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। किस, इस फर्टिलाइज़र का। तो अगर ये फर्टिलाइज़र कहीं भी स्टोर है, अगर आपके आसपास भी है, तो आप इसको क्या करिए, कोई स्टोर नहीं करता है, बहुत ही मिलता भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं रखना भी है तो उसको क्या ऐसी जगह रखना चाहिए कि वहाँ पे ब्लास्ट ना हो और वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो, बहुत ज़्यादा ना हो। ये टेम्परेचर की वजह से भी हो गया, क्योंकि टेम्परेचर अगर इसको ज़्यादा मिलता है तो अभी ये ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा किसके लिए, ये बेरूत बंदरगाह पे हुआ था। ये पूछेगा कि ये जो ब्लास्ट हुआ कहाँ हुआ, तो बेरूत के ही राजधानी, सॉरी, लेबनान की राजधानी बेरूत में, बेरूत के एक पोर्ट पे हुआ है। किससे हुआ है, तो अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। और कितना अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे था, तो ये इतना था। उसके बाद कितने लोगों की मौत हुई, क्या क्या इंजर्ड हुआ, और इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो उर्वरक, फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा लेबनान बेरूत ब्लास्ट के बारे में। अब हम चलिए श्रीलंका इलेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे है। देखिए श्रीलंका इलेक्शन, जो पीएम है श्रीलंका के, उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, सॉरी, महिंद्रा, ये इस टाइम भी है और ये लगातार 4 सालों से 4 टाइम से ये बन रहा है। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे ये है, ये वहाँ के पीएम है। और इस बार भी जो इलेक्शन हुआ है उसमें, इस इलेक्शन में जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसमें सीटों की संख्या यहाँ पे श्रीलंका में कितनी है, यहाँ पे सीटों की संख्या है 225, और जिसमें से इनकी पार्टी ने कितनी सीटें ली हैं, तो 150। तो इससे ये होता है कि इस बार भी इनके जीतने के बहुत सारे चांसेस है। ये आप समझिए कि जीत ही गए हैं। ठीक है, जीत ही गए हैं, और इस बार भी ये जीत जाएंगे, तो ये भी क्या बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे वहाँ के श्रीलंका के। श्रीलंका के जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, उनके चाइना से बहुत गहरे संबंध है, कह सकते हैं बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है किसमें, श्रीलंका में, पोर्ट्स आदि बनाने में। तो इसीलिए ये चाइना से इनका बहुत अच्छा संबंध है, और उसके चाइना से अच्छे संबंध बनाने के लिए ही इन्होंने बहुत सारा एग्रीमेंट या बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इंडिया के हैं, अमेरिका के हैं, ये ठुकरा भी चुके हैं, क्योंकि उनको उनसे क्या है, बहुत ज़्यादा लाभ है चाइना से। तो ये रहा इनके महिंद्रा राजपक्षे के बारे में, कि जो इलेक्शन हुआ है इस बार भी महिंद्रा राजपक्षे भी क्या आ गए हैं, इस इलेक्शन में जीत गए हैं। ठीक है, तो ये रहा सब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। फिर हम अब इंटरनेशनल लेवल पे ये सब खबरें थी, ये बड़ी बड़ी जो भी थी न्यूज़, अब हम नेशनल लेवल पे जो होंगे, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको भी थोड़ा जानेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, और नेशनल लेवल पे जो भी खबरें हैं वो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। हमने जो अगस्त के फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर थे इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कवर कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। ओके, और अब हम कवर करेंगे नेशनल लेवल पे क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन है संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप एक ऐसी ऐप है जो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देती है। और ये कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है बिहार में। और बिहार में किसने किया है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसको क्या किया, लॉन्च किया है। जैसे ये हमारी आरोग्य सेतु भी आई थी, आरोग्य सेतु एक कोरोना के लिए ये ऐप बनाई गई है, वैसे ये भी काम करती है। जैसे उससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड क्या लक्षण है, कोरोना के से मान लीजिए कोई अगल बगल कोई भी हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ पे कोरोना के लिए कोरोना के मरीजों के लिए कोई बेड खाली है या नहीं है, मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है सब क्या दे। ये जो संजीवनी ऐप है बिहार में, ये बिहार में लॉन्च की गई है, वो क्या करती है, देती है। ठीक है, जैसे कि हमारा वो था आरोग्य सेतु था, वैसे। तो ये तो रहा संजीवनी है फ्रेंड्स। चलिए अब ये है एक मेजर टॉपिक है, केरला प्लान क्रैश। फ्रेंड्स केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पे 7 अगस्त 2020 को प्लान क्रैश हो गया, और उसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। और उसमें जब वो क्या उसमें जितने लोग थे 192 लोग थे। ठीक है, और उसमें 20 लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। पायलट सहित, पायलट भी 2 थे, उनकी भी मौत हो गई। ये जो प्लान थी वो दुबई से आ रही थी। दुबई जो वंदे भारत का जो स्कीम है, जैसे कि जो कोरोना से फंसे हुए हैं दूसरे देशों में लोग, वो वंदे भारत जो मिशन है उसके अकॉर्डिंग वो लोग आते हैं प्लान
प्लान में। तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग आ रहे थे, दुबई से वो प्लान आ रही थी और यहाँ पे जो कोझिकोड है वहाँ पे लैंड करते वक्त क्या हो गई है, वो प्लान क्रैश हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो कोझिकोड है वो एक टेबल टॉप क्या है, एयरपोर्ट। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है? टेबल टॉप एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है जो पर्वतों या पहाड़ों पे बनाया जाता है। तो टेबल टॉप जो एयरपोर्ट होता है फ्रेंड्स, उसको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ होते हैं और कभी कभी जो प्लेन होती है वो खिसक कर या फिसल कर खाई में गिर जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। इसके लिए कहा जाता है कि उसके जो रनवे होता है उसको मिनिमम कम से कम 220 टू 40 मतलब 240 मीटर का बनाना चाहिए। और यहाँ पे जो कोझिकोड का जो एयरपोर्ट है केरला में, वो बस 90 मीटर का था। और एक और वजह भी है, एक तो ये वजह है और एक और वजह भी है कि लैंड करते वक्त क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा केरला में बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से भी प्लेन क्या हुआ, थोड़ा खिसक कर आगे चला गया और 30 मीटर नीचे खाई में गिर गया है। तो ये रहा कि प्लान क्रैश कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये रहा इंफॉर्मेशन पूरा प्लान क्रैश के बारे में। और कब हुआ था ये? तो 7 अगस्त को हुआ था 2020 को। और कितने लोगों की मौत हुई थी? तो 20 लोगों की मौत हो गई थी और 192 क्या थे उसमें लोग सवार थे, इनकी डेथ हो गई है। तो बस यही पूछेगा कि किस एयरपोर्ट पे हुई थी? केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट में। और 20 लोगों की डेथ हो गई थी, 192 लोग इसमें सवार थे। और कैसे हुई थी? तो ये भी हमने बता दिया कि टेबल टॉप जो उसकी जो रनवे था उसका कम था और बारिश की वजह से भी हो गई थी। तो चलिए, ये तो रहा केरला प्लान क्रैश। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारी कोर इंडस्ट्रीज। कोर से क्या आपको पता चल रहा है? कोर बीच में, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज क्या होती है? उद्योग धंधे, इसको कहते हैं इंडस्ट्रीज, जिसमें कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कोर मतलब क्या होता है? बीच का। वो इंडस्ट्रीज जो हमारे बीच के क्या बेस होता है उसको हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो कोरोना के कारण जो कोर इंडस्ट्रीज है वो क्या हो गई है? 50% इसका जो प्रोडक्शन है वो गिर गया है। प्रोडक्शन इसका क्या गिर गया है? 50%। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 50% 15% प्रोडक्शन गिर गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है। चलिए हम जान लेते हैं। कोर इंडस्ट्रीज 8 टाइप्स की होती है और इसी पे पूरा बेस्ड रहता है, पूरी जितनी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इसी पे बेस्ड रहती है। अगर ये गिर रही है, इसका प्रोडक्शन गिर रहा है, तो समझिए कि इकोनॉमी गिर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है नेचुरल गैस, ठीक है। ये 8 टाइप्स की होती हैं नेचुरल गैसेस, ओके। उसके बाद कोल, उसके बाद रॉ ऑयल, ठीक है, रॉ ऑयल्स। उसके बाद होता है रिफाइनरीज, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद होता है फर्टिलाइजर। उसके बाद स्टील, ये 6 हो गया, 1 2 3 4। उसके बाद सीमेंट। उसके बाद क्या था? इलेक्ट्रिक, ई, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये देखिए 8 हो गया, 1 2 3 4 8 हो गया। नेचुरल गैसेस कोल, रॉ ऑयल, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट्स एंड इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है हमारे देश की या किसी भी देश की। तो ये क्या, इसी पे डिपेंड रहती है पूरी इकोनॉमी। अगर ये गिर रही है तो इकोनॉमी गिर रही है। तो इसका जो प्रोडक्शन था पूरा मिला के वो क्या हो गया? 15% गिर गया है। और अब क्या हुआ है कि अब जो फर्टिलाइज़र है बस इसका ही प्रोडक्शन थोड़ा बहुत बढ़ा है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है उसमें बीज, ये सब अच्छे प्रकार के बीज या खाद वो आ जाते हैं। तो वो इस टाइम क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का, बस फर्टिलाइज़र का इस टाइम जो प्रेजेंट में जब थोड़ा एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर बढ़ा है, जो कृषि बढ़ रहा है, तो उसमें फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया, बाकी सब इंक्रीज़ नहीं किए। तो फ्रेंड्स ये तो रहा कि 8 क्या है? कोर इंडस्ट्रीज़, ओके। आई थिंक आप लोग को कोर इंडस्ट्रीज समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया कोर इंडस्ट्रीज। ई ज्ञान मित्र एक ऐसा
ऐप है जो स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। जैसा कि कोरोना में, पेंडेमिक में पूरे स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो ये जो ज्ञान मित्र है ये बनाया गया, ये एक ऐप लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा ऐप लॉन्च किया गया? यूनियन टेरिटरी है नगर हवेली, दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। उसने क्या किया है, इस एजुकेशन ऐप को ई ज्ञान मित्र, ठीक है, ई ज्ञान मित्र को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये तरह ई ज्ञान मित्र। चलिए अब ये राम मंदिर, जो राम मंदिर की जो न्यू डाली है, उसने किसने डाली है? आधारशिला किसने रखी है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है, पीएम मोदी ने। और कब? 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि जो ये मंदिर बन रहा है वो हमारी संस्कृति को क्या करता है? हमारी संस्कृति को दिखाता है, हमारी संस्कृति को संरक्षित करता है। और यही है राम मंदिर के बारे में कि राम मंदिर किस डेट की आधारशिला रखी गई? तो 5 अगस्त 2020 को। और किसने रखी थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी। ओके, ये देखिए इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में, राजस्थान के जो सीएम है, कौन राजस्थान के सीएम है? 1 मिनट रुकिए, चलिए अभी याद नहीं है, अभी याद आ जाएगा। ये राजस्थान में योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के अकॉर्डिंग क्या हुआ है? इस योजना के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि आप गरीब लोगों के लिए योजना शुरू की गई है। और प्लेट में क्या करेगा? हर एक प्लेट को 8 रुपये प्रति प्लेट किया गया है। मतलब अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आपको चपाती, रोटी, दाल सब चीज़ मिलेगा। कितने रुपए में? 8 रुपये में। 8 रुपये में उनको हर चीज़ मिल जाएगा। तो गरीबों के लिए क्या किया गया है? ये इंदिरा रसोई। इंदिरा जी कौन थी? पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री थी क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ पे कांग्रेस का ज़्यादा क्या है, ज़्यादा वहाँ पे लोगों की मेंबरशिप है, चाहे वहाँ पे कांग्रेस का ही राज्य भी है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे जो सीएम भी वो भी क्या है, कांग्रेस से हैं। तो उन्हीं के नाम पे योजना शुरू की गई है। कौन? इंदिरा रसोई योजना। और इसी के अकॉर्डिंग किसी भी गरीब को क्या करें, 8 रुपये में जो संतुलित भोजन है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, मिल जाएंगी। तो ये रहा इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, डेप्सोंग प्लेस। डेप्सोंग प्लेस एक क्या है? चाइना और इंडिया में जैसे कि टेंशन चल रहा है, तो लाइक क्या होता है, जिसपे चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है उसको लाइक कहते हैं। और लाइक पे क्या हुआ है कि डेप्सोंग प्लेस जो है वहाँ पे 17,000 करीब चाइना ने अपने फोर्स को तैनात किया है। तो उसी फोर्स के सामने विरोध में तैनात किया है इंडिया ने भी क्या किया है, 15,000 फोर्स को वहाँ पे तैनात कर दिया है। कहाँ पे? डेप्सिंग प्लेस में। लाइक पॉइंट है, वहाँ में जो डेप्सिंग एक प्लेस है, जगह है, वहाँ पे इसने 15,000 फोर्स को क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है। तो ये तरह डेप्सिंग प्लेस। अब देखिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? रक्षा तंत्र, रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मतलब होता है रक्षा। हमारी रक्षा के लिए जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कोई भी इक्विपमेंट या वेपन्स या हथियार या कोई भी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको कहते हैं डिफेंस के अकॉर्डिंग वो आता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या किया गया है, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि 1.75 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करेगा। किसमें? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम अधिकतर चीज़ें विदेशों से मंगाते थे। कहाँ? डिफेंस की जो भी चीज़ें थी, वो चाहे कोई भी वेपन्स हो या कोई वेपन्स बनाने की कोई भी इक्विपमेंट्स हो। लेकिन अब क्या आत्मनिर्भर भारत के द्वारा से कि मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने देश में ही करेंगे। और उस पर इन्वेस्ट कितना हो रहा है? 1.75 लाख करोड़। ये तरह की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब देखिए सेकंड और लास्ट पॉइंट है कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी 3 राजधानी हो गई है। 3 राजधानी के लिए वहाँ के राज्यपाल ने क्या किया है, उसको 3 राजधानी डिक्लेयर भी कर दिया है। और 3 राजधानी उसकी कौन कौन सी है, 3 सी कैपिटल कौन कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सपोज कीजिए इसकी क्या हुई है, 3 कैपिटल हुई है। पहली है विशाखापट्टनम, ओके। विशाखा, ये एक अकेला ऐसा स्टेट है जिसकी 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम। और सेकंड है इसकी, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सेकंड, ये तो फर्स्ट है, लग 3 है, ठीक है। सेकंड है कुरुनल, ठीक है, कुरुनल।
और थर्ड है अमरावती। अमरावती तो आप जानते ही होंगे, पहले से ही थी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है, थ्री जो इसकी जो थ्री राजधानियां हैं या जो इसकी जो कैपिटल्स है, उससे क्या क्या कार्य है, क्या क्या कार्य ये करेंगे, इसको भी हम जान लेते हैं। जो विशाखापट्टनम राजधानी आंध्र प्रदेश की, उस वहाँ पे क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल उसको कहा जाएगा। एग्जीक्यूटिव कैपिटल मतलब कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी काम होंगे यहाँ पे विशाखापट्टनम में होंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल होगी ये होगी कौन, विशाखापट्टनम। और जो कुर्नूल है, कुर्नूल जो इसकी कैपिटल है, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जुडिशियल से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो होंगे। जुडिशियल मतलब क्या, न्यायपालिका, मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसका कुर्नूल में होगा। अमरावती देखिए, अमरावती में क्या होगा, अमरावती में होगा लेजिस्लेटिव, ओके। लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होगा, यहाँ पे होंगी। लेजिस्लेटिव मतलब क्या, विधानसभा। विधानसभा में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बैठक होगी वो क्या होगा, अमरावती में होगी। तो ये जो थ्री कैपिटल बनाया गया है आंध्र प्रदेश का, वो उसमें अलग अलग जो भी कार्य होंगे अलग अलग होंगे और अलग अलग तरीके से चीज़ें को होंगी। तो आप बस ये याद रखिए कि कौन सा वो क्या स्टेट है जिसकी तीन कैपिटल्स है, थ्री कैपिटल्स है, कौन कौन है वो, कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। और कौन कौन कैपिटल्स है, तो विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। तो ये तो रहा आंध्र प्रदेश के बारे में फ्रेंड्स। एक तो क्वेश्चन और है नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है जो वो हम अभी उसको फ्रेंड्स ये इसको भी देख लेते हैं। हरियाणा, हरियाणा में क्या है, हरियाणा में क्या हुआ, ब्रिटेन और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में क्या किया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, किसमें, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें। इसके पहले जो 20 कह सकते हैं जो 20 स्टेट्स हैं या जो 20 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो ये दे चुके हैं। मतलब क्या होता है इसका आरक्षण का मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे जो पंचायत के चुनाव होता है उसमें 50% क्या होता है, महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। तो इस टाइम क्या किया हरियाणा ने, क्या किया है, 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। तो ये तो रहा कि हरियाणा ने हाल ही में 50% क्या दिया है, आरक्षण दे दिया है। अब देखिए ब्रिटेन ने हाल ही में कई सिक्के जारी किए हैं, इसमें कई जो भी अच्छे लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, मोटिवेशन देने वाले लोग थे, तो अपने देश का किसी भी देश का, तो उनके चित्र को क्या किया है उसमें ऐड किया है, अपने जो कई सिक्के जारी किए हैं। तो उसमें हमारे क्या है, जो हमारे देश के जो है बापू हैं जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, तो उनके भी चित्र को क्या किया है उस सिक्के पे ऐड किया है। किसने, ब्रिटेन ने। तो अगर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ब्रिटेन ने किसके फिगर को, किसके चित्र को अपने सिक्के में क्या किया, इंक्लूड किया है, तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के जो भी चित्र है उनको क्या किया है, ऐड किया है, ओके। तो आप ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेप देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपको पढ़ना हो तो मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें बस यही क्वेश्चन है कि इसमें जो भाषा रखी गई है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल सब भाषाएं रखी गई, सब सारी लैंग्वेजेस रखी गई हैं इसमें, और पहले भी रखी जाती थी। आप चाइनीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच कुछ भी अपने भी देश में सीख सकते थे। तो उसमें जो चाइनीज़ भाषा, चाइनीज़ जो लैंग्वेज, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चाइना और इंडिया में इस टाइम में बहुत टेंशन बना हुआ है। तो इसीलिए शायद जो भी नेप में जितनी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो ऐड है, बट चाइनीज़ जो भी लैंग्वेज है उसको भी क्या किया गया, उसको हटा दिया गया है। तो ये पूछा था कि किस लैंग्वेज को हटा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो चाइनीज़ लैंग्वेज को हटा दिया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि किसी भी हमारे कंट्री के अंदर कहीं भी ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो चाइनीज़ भाषा को सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, तो उसमें नज़र भी रखी जा रही है गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स ये तो रहा नेशनल लेवल पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स के बारे में कुछ जान जाते हैं कि क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जल्द में ही। देखिए यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना उनका नाम था, और जो डायरेक्टर थे यूपीएससी के वो बदल गए हैं, और उनकी जगह पे क्या हो गए हैं, प्रदीप कुमार जोशी, ये है यूपीएससी के नए अध्यक्ष। और ये
यूपीएससी के नए अध्यक्ष। देखिए यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, जब यूपीएससी वर्ड है तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग जान लेते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी जब शुरुआत कब हुई थी 1926 में हुई थी, ठीक है। 10 अक्टूबर 1926 में किसकी यूपीएससी स्टार्टिंग हुआ था या एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये कह सकते हैं, स्थापित हुआ था। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो क्या है, प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। सेकंड नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स, कैग ऑफ इंडिया। कैग ऑफ इंडिया के जो हेड बने वो गिरीश मुर्मू बने हैं। गिरीश मुर्मू आप जानते होंगे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो वहाँ से वो इस्तीफा दे दिए हैं और अभी कैग ऑफ इंडिया मतलब कैग के जो हेड बन गए गिरीश मुर्मू। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए कैग का काम क्या होता है, जब कैग आया थोड़ा जान जाते हैं। कैग का ये काम होता है कि जितने भी राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनके जो विधानसभाओं के जो व्यय होते हैं, फाइनेंशियल जो व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, उनका ये लेखा जोखा रखता है कौन, कैग, ओके। तो ये काम करता है कैग, और कैग के हेड को बनाया गिरीश मुर्मू को, इनका नाम है ये गिरीश मुर्मू, और इसका फुल फॉर्म है कैग का, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब तीसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है मनोज सिन्हा को, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर का। इसके पहले थे गिरीश मुर्मू, ठीक है। तो ये तो कैग के बन गए हैं हेड। अब बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका, जम्मू कश्मीर का, मनोज सिन्हा को। ये भी क्या भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं ये, ठीक है। अब तो ये रहा तीसरा। चौथा है पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, जिनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ठीक है। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब निजी सचिव है कौन, पीएम मोदी के। तो फ्रेंड्स ये कुछ रहा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ तो फ्रेंड्स चलिए हम स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। IC T20 जो है मेन वर्ल्ड कप जो होगा 2000 मतलब 2021 में होस्ट होगा, ठीक है, होगा। और इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, वो इंडिया करेगी। इंडिया को इसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है, होस्ट करने का मौका मिला है किसको, ICC T20 मेन वर्ल्ड कप को, ठीक है। देखिए सेकंड क्या है, ICC वोमेन वर्ल्ड कप जो एक दिन के लिए होगा, वन डे के लिए, वो कब होगा, 2022 में होता है, 2022 में होगा। देखिए फ्रेंड्स ये होने वाला था 2021 में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण ये अब होगा 2022 में होगा, ओके। ICC वोमेन वर्ल्ड कप वन डे के लिए जो होता है, ठीक है, एक दिन के लिए। अब देखिए जो पूर्व गोल कीपर थे, मतलब पहले थे अब नहीं थे, पूर्व जो गोल कीपर थे वो इनका नाम है इकर कैसिलस। इकर कैसिलस ने संन्यास ले लिया है, और ये किस देश के हैं, किस कंट्री के हैं, तो ये हैं स्पेन के। ये क्या थे, गोलकीपर थे। गोलकीपर जो थे इकर कैसिलस, फिर से मैं बता रही हूँ, वो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, नहीं संन्यास ले लिया है। वो किस देश से, किस कंट्री से थे, स्पेन से थे। इनकी एज थी 39 एंड ये 125 मैचेस में खेल चुके थे, ओके, गोलकीपर के रूप में। देखिए और उसके बाद नेक्स्ट है बेंडिकेट हॉवर्ट्स, ठीक है, हॉवर्ट्स। बेंडिकेट हॉवर्ट्स जो है इन्होंने डिक्लेयर किया है, घोषणा कर दिया अपने रिटायरमेंट की। और ये कौन से खेल से रिलेटेड है, फुटबॉल। कौन, बेंडिकेट हॉर्स, ठीक है। बेंडिकेट जो हॉर्स हैं वो फुटबॉलर हैं, और उन्होंने घोषित कर दिया है, क्या डिक्लेयर कर दिया है, रिटायरमेंट के लिए। अब देखिए IPL जो 2020 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। जो IPL 2020 है वो कहाँ पे होस्ट होगा या कहाँ पे खेला जाएगा, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। और कब से, 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच ये खेला जाएगा। कौन, IPL 2020। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब थोड़ा डेज के बारे में जान जाते हैं कि डेज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो हम डेज के बारे में कुछ जान जाते हैं, डेज इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। देखिए ये पहला है विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। ये मनाया जाता है 1 अगस्त से, अगस्त है ये फ्रेंड्स,
1 अगस्त से 7 अगस्त तक, मतलब पूरे हफ्ते ये मनाया जाता है। और ये 120 देश ये जो है ये मनाते हैं। इसका बस यही है विश्व स्तनपान दिवस का इम्पोर्टेंट, कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम माँ का दूध बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, उसको पिलाना चाहिए और कराना भी चाहिए, स्तनपान भी कराना चाहिए बच्चों को। तो इसके उनके जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी कमियाँ होती हैं और जो भी उनके इम्यूनिटी होती है ये इससे बढ़ जाती है स्तनपान दिवस से, ठीक है। स्तनपान दिवस से नहीं। तो इसके लिए कराया गया है और ये 120 दिवसों में मनाया जाता है। देखिए सेकेंड है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 38 जुलाई 2020 को नहीं, 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2011 में क्या किया, 11 से मनाया जाता है। यूएन ने इसको क्या किया था, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को मनाया था। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल लेवल पे जाति धर्म ये सब भूल के एक फ्रेंडशिप जैसा बिहेवियर क्या करना, प्रस्तुत करना, इसके लिए इसको इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या जो शांति है, अच्छी भावना है, फीलिंग्स, उसको भी आप जाहिर कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, नहीं कि बस हम नेशनल लेवल पे दोस्ती करें। तो इसलिए इसको भी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने के लिए 2011 से क्या किया, इसकी स्टार्टिंग की। अब थर्ड है वर्ल्ड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, मानव तस्करी। मानव तस्करी क्या होता है, मानव की जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, उनका क्या शोषण किया जाता है। जैसे बच्चों का और महिलाओं का इसमें ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो उसको रोकने के लिए उसके विरुद्ध में एक क्या मानव तस्करी जो होता है, मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इसको भी मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2013 से इसकी स्टार्टिंग की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, फिर महिलाओं को कभी शोषण किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, ठीक है। और इसकी जो थीम है इस साल की, जो 2020 की 2020 की जो थीम है, उसका नाम है कमिटी टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसकी थीम है, मतलब आप इस पे काम करिए और जो ये तस्करी है ह्यूमन की, चाहे मानव की, उसको रोकने के लिए ये थीम बनाई गई है। तो फ्रेंड्स ये है कुछ डेज, इम्पोर्टेंट डेज जो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। अब चलिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन, ये जो करंट अफेयर था। अगर आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।